गुल प्लाज़ा का जो सानहा हुआ, जो दिलखराश वाक़या था, उसमें जिस तरह इस शहर में गुल प्लाज़ा में होने वाले हादसा था, उसमें जो जाँ बहक हुए, उन लोगों से हमदर्दी करने की बजाय, उन लोगों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ दुख बांटने की बजाय और उनकी मदद करने की बजाय इस शहर में मुस्तकिल गुल प्लाज़ा पे सियासत होती रही। आप सब कहेंगे कि ये गुल प्लाज़ा के इतने दिन के बाद गुल प्लाज़ा पे ये बात क्यों कर रहा है। मैं उस वक्त किसी मामले में किसी भी सियासी जमात के लिए कोई बात कहना इसलिए मुनासिब नहीं समझ रहा था कि लोग मुझे भी उसी फहरिस्त में शुमार करेंगे कि जो लाशों पर सियासत करके और अपने बयानात अखबारात में और टीवी पर चलाना चाहते हैं। पूरे अरसे के अंदर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रही हैं और जो लोग उस हादसे में जाँ बहक हुए और अब तक जो लापता हैं, उनके मुतालिक कभी किसी ने कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया। मुझसे जहाँ तक बना, मेरे जो मरकज़ी कायदीन हैं पार्टी के, उनसे जहाँ तक बना, वो मुस्तकिल गुल प्लाज़ा की जो यूनियन थी उसके भी राब्ते में रहे और मुस्तकिल वहाँ के विज़िट भी करते रहे। मैं भी वहाँ सबसे पहले पहुँचा था और मुझे बहुत दुख था, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था वहाँ उस हादसे को देखकर और जो वहाँ जानी नुकसान हुआ था। जिस तरह आज आप यहाँ कैमरे लगाकर खड़े हुए हैं, इसी तरह वहाँ कैमरे लगे हुए थे और हर शख्स वहाँ आकर उस गुल प्लाज़ा पे दुखी होने की बजाय वो मीडिया की कवरेज लेने के लिए भाग रहा था और कैमरा के सामने खड़े हुए थे। मैं जब गया हूँ तो कैमरामैनों ने मेरे पीछे आके मुझसे बात करना चाहिए, मुझसे कहा कि आफाक भाई हमें बात करनी है। मैंने उनको आजिज़ी से मना किया कि नहीं, इस मौके पर मैं बात नहीं कर सकता, मुझसे बात हो नहीं पा रही थी। लेकिन इसी तरह कैमरे लगे हुए थे और वहाँ तमाम सियासी जमातें अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रही थीं और प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों में बैठ के वापस जा रही थी। किसी को ये एहसास नहीं था कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है वहाँ पर ख़रीदारों का बहुत बड़ा रश था और जब दुकानें खुली हुई थीं तो मालिकान के अलावा 3-3, 4-4 कम उम्र बच्चे जो वहाँ पर मुलाजमत करते थे वो मौजूद थे। जो बड़े ताजरान थे उन्होंने अपनी अपनी दुकानों का क्लेम किया, लेकिन किसी ने ये हल्फनामा जमा कराने की जहमत नहीं की कि उस गुल प्लाज़ा में हमारी दुकान पर 3 या 4 मासूम बच्चे भी थे जब दुकान खुली हुई थी और वो लापता हैं। और न जाने कितने अनगिनत लोग ऐसे होंगे कि जिनके लवाहिकीन इस कराची में मौजूद ही नहीं है। वो यहाँ मजदूरी करने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पाकिस्तान के आते हैं और मैं गलियों में और रोडों पर चलने वाला एक आम इंसान जब मुशाहिदा करता है तो जो बसों के स्टैंड्स हैं, जो शहर से बाहर बसें जा रही होती हैं, वहाँ लोग महीने पर अपने पैसे लिफाफे किसी को देते हैं कि हमारे घर पे ये पहुँचा देना। फ़ोन पर राब्ता भी नहीं होता। हो सकता है कि किसी के घर पर महीना 2 महीना पैसे ना पहुँचे तो वो तलाश में यहाँ पर निकल आएँ और पता चले कि वो उनके बच्चे मिसिंग हैं। किसी के पास दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं है और किसी ने जहमत नहीं की कि गुल प्लाज़ा के ऊपर कोई संजीदा एफर्ट्स की जाएँ। वहाँ जो मलबा तेज़ी से उठाया गया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इस बात पे एतराज़ होता रहा कि उसके ज़माने में इस बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ था, उसके ज़माने में बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ था। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि इसकी आपस की जो अल्फाज की लड़ाई है उसमें लोग इस सानहे को भूल जाएं, लोग इस वाक़े के ज़िम्मेदारों की तरफ उनकी निगाहें ना जाएं और आपस में एक नूरा कुश्ती चलती रही कि फ़लाँ के ज़माने में ये नक्शा पास हुआ था और फ़लाँ ने चंद दुकानें एक्स्ट्रा बनाई थी और फ़लाँ ने ये किया था। जब मलबा उठाया गया, किसी ने एतराज़ नहीं किया कि ये मलबा उठा रहे हैं और इस मलबे में से रास्ते में
इंसान की हड्डियां गिरती हुई जा रही हैं, उनके जो बाकियात हैं वो गिरती हुई जा रही हैं। तो किस बेदर्दी के साथ आपने शवाहिद छुपाएं। इन सारे मामलात को बुनियाद बनाकर इस शहर में आवाज़ें लगाई गईं कि ये शहर पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया, ये शहर पीपल्स पार्टी ने लूट लिया और इस शहर को, कराची को जो वफाक के हवाले कर दिया जाए। आधी बात से मैं इत्तिफाक करता हूँ कि कराची को पीपल्स पार्टी ने अपने मुतासिबाना इक़दामात से, अपनी करप्शन से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इत्तिफाक करता हूँ, पीपल्स पार्टी एक मुतासिब लसानी जमात है जिसने सिंधी गर्दी का वो बाजार गर्म किया है जिसकी कभी मिसाल नहीं मिल सकती। इस शहर पर कब्जे के लिए उन्होंने इदारों पर कब्जे करना शुरू कर दिए। बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से मैं कतई एग्री नहीं करता कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। मैं अपनी आवाम से भी पूछना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह से आवाम इस बात को याद करे कि जो बेहुदा नारे इस वक्त लग रहे हैं कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, ये वफाक वही वफाक है ना जिसने सिंधी गवर्नमेंट के या सिंधियों के दबाव में उनके साथ मिलकर कराची को आधा गिना। इस कराची की 4 करोड़ की लगभग आबादी को आपने 2 करोड़ 3 लाख गिना। अगर आप इसे पूरा गिन लेते तो आपको वफाक के हवाले देने की बात नहीं करनी पड़ती, बल्कि कराची और सिंध के शहरी इलाके अगर पूरे गिन लिए जाते तो सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल, चाहे वो हुकूमत महाजिर कौमी मूवमेंट की नहीं होती, चाहे वो हुकूमत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नहीं होती, किसी सियासी जमात या किसी आज़ाद उम्मीदवार की होती, लेकिन अर्बन एरियाज़ के लोग जो है आज हुकूमत में होते, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किसी से मदद की भीख मांगें। लेकिन जिस वफाक ने आपको गिना ही पूरा नहीं, आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया, वफाक का काम था ना मर्दमशुमारी, आप उस वफाक के हवाले करने की बात करते हैं। आप उस वफाक के हवाले करने की बात करते हैं जो अपना इंतज़ाम खुद नहीं चला सकती। वफाक का इंतज़ाम 19 गैर मुल्की शहरी चलाते हैं और ये बात पार्लियामेंट के अंदर तस्लीम की गई। कोई बरतानवी शहरी है, कोई कैनेडियन शहरी है, 19 लोग गैर मुल्की वो वफाक का निज़ाम चलाते हैं। जो निज़ाम वफाक खुद नहीं चला सकता, उस वफाक के मातहत हमें देने की बात की जा रही है। उस वफाक के मातहत देने की बात की जा रही है जो हमें तो ये कहता है कि सिंधियों ने महाजरों के साथ जुल्म किया। बिल्कुल किया जुल्म। हमारे आंसू पोंछने के लिए या हमारे ज़ख्मों पर नमक रखने के लिए क्या फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाक ने अपने इदारों में जहां वो भर्ती कर सकते थे, PIA था, FIA है, नैब है और इदारे हैं, आपका कस्टम है, पोर्ट है, क्या महाजिरों को आपने उनके उन ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए, उनके साथ होने वाली ज़्यादती पर उनके आंसू पहुंचने के लिए आपने अपने इदारों में मुलाजमत दी? ये वफाक आपसे टैक्स लेता है, लेकिन क्या वफाक ने आपका K4 मंसूबा पूरा करने के लिए पैसे आपको दे दिए? पंजाब में डिस्ट्रिक्ट की सड़कें भी वफाक के बजट से बनती। सूबाई गवर्नमेंट का बजट तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वफाक उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के देता है। क्या इस शहर में वफाक ने कोई खुसूसी ग्रांट आपके लिए दी? चाहे वो इमरान खान का दौर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का दौर हो। आप उस वफाक के मातहत देने की बात कर रहे हैं जिसके इख्तियार में था कि मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान को पासपोर्ट जारी करे। सिंध गवर्नमेंट तो जारी नहीं करेगी। आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में वो पड़े हुए हैं। और जब बांग्लादेश इनकलाब आया वहाँ पर हसीना वाजिद के बाद, और वहाँ से वजारत ख़ारजा का डेलीगेशन आपकी वजारत ख़ारजा से मिलने के लिए आया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 3 मुतालबात उन्होंने किए थे। एक मुतालबा ये था कि जो बंगालियों के साथ जुल्म हुआ उसे माफ़ी मांगे पाकिस्तान। दूसरा मुतालबा ये था कि जिस वक्त पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना और मगरबी पाकिस्तान बना, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का सरमाया था, जो आपके स्टेट बैंक के अंदर जो लिक्विडिटी थी, वो तकसीम की जाए, जो हमारा हिस्सा था वो हमें दिया जाए, क्योंकि स्टेट बैंक यहाँ था, गोल्ड यहाँ था, लिक्विडिटी यहाँ थी। और तीसरा बड़ा मुतालबा ये था कि जो पाकिस्तानी रेड क्रॉस के कैंपों के अंदर हैं उन्हें अपने वतन वापस लेकर आओ। वो लोग यहाँ लाने की बात कर रहे हैं और वो लोग भी अपने आप को बंगाल का शहरी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें अपने वतन वापस जाना है।
और ऐसी सूरत में अगर वफाक ये कहे, वफाक से मुराद जाहिर है कि वफाकी इदारे भी वफाकी हैं। ज़ियाउल हक ने कहा था, जनरल ज़ियाउल हक ने, कि भिखारी हैं और ये पाकिस्तान पे हम बोझ नहीं बना सकते इनको लाकर। उस पर मैंने एहतजाज किया था, उस ज़माने में भी मैं जेल गया था सिर्फ इसी बात पर। और उसके बाद वफाक ने आज भी ये कहा कि वहाँ के लोग वहाँ की शहरियत इख्तियार कर लें। अगर उन्हें वहाँ की शहरियत इख्तियार करनी थी तो अलबदर अलशम्स बनाकर आपने पाकिस्तान की अफवाज के साथ उन्हें बंगालियों से क्यों लड़वाया था? और अगर आपने लड़वाया था तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पाकिस्तान वापस लेकर आएँ। और अगर वफाक उनको पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयार नहीं है तो उस वफाक को पाकिस्तान के अंदर आप इस कराची को उससे हवाले करने की बात कर रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा कि जिनका निज़ाम वो खुद नहीं चला सकते, मैं इस बेहुदा मुतालबे को 100% मुस्तरद करता हूँ और महाजर कौम ऐसे किसी भी नारे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। मैंने इस पीरियड के अंदर ये भी नारे सुने कि पीपल्स पार्टी ज़्यादती कर रही है और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, अब पीपल्स पार्टी से हमें इस शहर को बचाना है और कराची को बचाना है, और कराची को बचाने के लिए जो है वो दस्तखती मुहिम चल रही है और उसके बाद जलसों का एहतमाम किया जा रहा है, जलसे किए जाएंगे, कराची को बचाया जाएगा पीपल्स पार्टी से। बिल्कुल पीपल्स पार्टी जालिम है, पीपल्स पार्टी मुतासिब है, पीपल्स पार्टी करप्ट है। दिन में नारे लगाकर रात को उनके साथ क्रिकेट का मैच कौन खेलता है? हाथ पे हाथ मारकर खुशी का इजहार कौन करता है? रात को अपने प्लॉटों पे दस्तखत करवाने के लिए फाइलों पे कौन जाता है? वहां पर रात के अंधेरे में क्रिकेट का मैच खेलने आफाक नहीं गया। आप दिन भर लोगों को गुमराह करते हैं कि पीपल्स पार्टी दुश्मन, पीपल्स पार्टी दुश्मन। बिल्कुल है, हम तो 100% मानते हैं। आप मुनाफकत करते हैं, आप उसे दुश्मन कहते हैं और शाम को जाके आप उसके साथ क्रिकेट का मैच खेलते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि जो लोग दस्तखत करवाने आते हैं उनसे पहले पूछिए कि जनाब जो 22 वोट हैं जो आपको किसी ने दे दिए, लेकिन आप उन्हीं सीटों की बुनियाद के ऊपर नेशनल असेंबली में विराजमान हैं, तो उन 22 वोटों के बारे में कभी अवाम ने सोचा है कि वो 22 वोट फैसला कुन वोट है? 336 का ऐवान है और 336 के ऐवान में 243 वोट हुकूमती बेंच के हैं, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो। यस, 243 वोट जो है हुकूमती बेंचों के, जिसमें PMLN भी है, उसमें मुत्तहिदा कौम भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है और जमात आज़ाद उम्मीदवार भी। 243 वोट हुकूमती बेंचों के। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आइन में तरमीम के लिए, और 2/3 जो बनता है 336 का वो बनता है 224। अब इस 224 में से 22 वोट अगर निकाल लिए जाएं तो कितने बचे? 202 या 221, सॉरी 224 चाहिए। आइन में तरमीम नहीं हो सकती थी ना, फैसला कुन वोट थे ये 22। आपने वोट डाल दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि तमाम शहरी बराबर, आप किसी को ताहयात इस्तिस्ना दे रहे हो। चलो ठीक है, आपने जिन्होंने फॉर्म 47 पे आपको असेंबली में भेजा तो कुछ ऑब्लिगेशंस तो थी या आपकी, आपने वोट डाल दिया, चलो ठीक है। मतलब आप आर्मी चीफ को ताहयात इस्तिस्ना दे रहे थे, आपकी मजबूरी थी, ठीक है, हमने भी मान लिया। लेकिन शिक वाइज वोट मांगे गए थे। ये सब आपके तवज्जुह से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, क्योंकि 23वीं तरमीम कोई एक वोट या एक मरतबा हाथ खड़ा करने से पास नहीं हो गई। हर शिक के ऊपर, उस आइन की जितनी शिकें थी, हर शिक के ऊपर अलग अलग वोट मांगे गए, और जाहिर है उसमें वेरिएशन है, किसी में 3 वोट कम है, किसी में 3 वोट ज़्यादा है। इसका मकसद है सबने एक मरतबा वोट नहीं डाला, हर शिक के ऊपर अलग अलग हाथ खड़े करवा के वोट लिए गए, गिनती की गई। जनाब, तमाम शिकों पे जब अलग अलग वोट मांगे जा रहे थे, आज जो रोना रो रहे हो यहाँ खड़े होके कि पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात ले लिए, पहले तो ये सारे इदारे बेचे तुमने थे।
कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनी तो इशरतुल इबाद के दस्तखत हैं, फारूक सत्तार साथ में बैठे हुए हैं। किसने दस्तखत किए थे उस बिल पे? सौदा हुआ था 40-60% का। इसी तरह आपने सिंध के बहुत सारे इदारे जो है वो कराची लोकल गवर्नमेंट के अपने उनके हवाले किए। आज आप लोगों को गुमराह कर रहे। अब मुझे लोगों को ये चाहिए कि वो जब दस्तखत कराने आते हैं लोग, जब आपको आके बताते हैं कि साहब पीपल्स पार्टी बहुत गलत है, पीपल्स पार्टी बुरी है, तो आप ये मत कहिए कि पीपल्स पार्टी बुरी नहीं है। डेफिनेटली बुरी है। हमारे बच्चों को नौकरियों से निकाल दिया। हमारे शहर में 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक लोकली बंदा अपॉइंट होना चाहिए था, वो लड़काना दादू से लाके भर्ती कर रहे हैं। यहाँ पुलिस के अंदर लड़काना और दादू में भर्ती करके, गंबट में भर्ती करके यहाँ पर वो ऑन डेपुटेशन भेज देते हैं। उसके बाद जो है वो उनकी सर्विसेज एब्जॉर्ब करा देते हैं वो सिंध पुलिस के अंदर। जुल्म है, ज्यादती है, बिल्कुल। आप पीपल्स पार्टी के जुल्म से इनकार नहीं कर सकते, आप मत कीजिए इनकार, लेकिन ये सवाल ज़रूर कीजिए कि जब ये जालिम है तो तुम ये तो बताओ कि तुमने असेंबली के अंदर जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना के लिए वोट क्यों डाला था? अगर किसी के दबाव में डाला था, तुम पपिट हो तो तस्लीम करो कि तुम पपिट हो, और अगर किसी के दबाव में नहीं डाला था तो ये बताओ कितने पैसे लिए। ये आवाम का हक बनता है कि वो सवाल करे कि जनाब आपने शिक वाइज वोट डाला था। जरदारी पीपल्स पार्टी का सरबराह है। अगर पीपल्स पार्टी मुतासिब है, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ जुल्म किए, तो तुमने उसको ताहयात इस्तिस्ना के लिए वोट क्यों डाला? और अगर वोट डालना इतना ज़रूरी तो था तो क्या बार्गेनिंग नहीं हो सकती थी कि भाई ठीक है हम इस्तिस्ना के लिए वोट डालेंगे, तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको इख्तियार दे कि कराची का मेयर इसी तरह पुलिस उसके ताबे होनी चाहिए, जिस तरह न्यूयॉर्क के मेयर के ताबे है पुलिस, जिस तरह लंदन के मेयर के ताबे है पुलिस। और सिंध के शहरी इलाके, चाहे वो किसी भी इदारे के मातहत चल रहे हों, जो डेवलप हो चुके हैं, जो शहरी यानी रहायशी आबादियाँ हैं, वो सारी की सारी रहायशी आबादियाँ किसके मातहत होनी चाहिए? जो यहाँ डेवलपमेंट करा रहा है, जो यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहा है। वो बुनियादी सहूलतें फराहम करने वाला इदारा तो जाहिर है कि KMC है ना। तो चाहे वो रेलवे की कॉलोनी हो, चाहे वो कंटोनमेंट एरियाज़ हों जहाँ पर रहाइश है, जहाँ लोग रहते हैं, वो तमाम रहायशी इलाके किसके मातहत होने चाहिए? वो जाहिर है कि मेयर के मातहत होने चाहिए। आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए थी। आप उनसे सौदा करते कि ठीक है हम तुम्हें इस्तिस्ना का वोट डालते हैं। तुम्हें पहले कौन सा पकड़ रहे थे लोग? तुम्हारे तमाम जराइम के बावजूद तुमसे क्या था वो आपका जो बना था NRO, उस NRO के तहत तो आपके मुकदमा पहले भी ख़त्म हुए थे, अब भी आप करा सकते हो। तो तुम्हें अगर हम वोट डाल भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भाई इस वोट डालने के बदले तुम हमें मेयर को पुलिस मातहत करो। उसके तमाम रहायशी इलाके, चाहे वो किसी के भी मातहत चल रहे हो, वो मेयर के मातहत होने चाहिए। और इस शहर के इदारे के अंदर 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक लोकली यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का बंदा अपॉइंट होना चाहिए। आपने क्यों नहीं की बार्गेनिंग? अगर आपने ये कीमत वसूल नहीं की तो फिर वो कीमत वसूल की है जो आपकी जेब में गई है, वरना आपको ये कीमत लेनी चाहिए थी उसकी। मैंने 2 बातें कही। आवाम को ये पूछना चाहिए कि जरदारी को इस्तिस्ना का वोट आपने क्यों डाला? 22 वोटों के बगैर आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी। अगर आपने वोट डाला है किसी के दबाव में तो आप पपिट हैं। अगर आप पपिट हैं तो आप पे भरोसा क्यों किया जाए? और अगर आप पपिट नहीं है तो आपने उसकी कीमत वसूल की है। और अगर वो कीमत इस शक्ल में वसूल नहीं की है तो फिर आप ये बताइए कि जो कीमत वसूल की है वो आपकी जेब में कितनी गई? ये आवाम को सवाल करना चाहिए। ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आज तक इस कौम के लिए कोई कॉन्क्रीट आप काम नहीं कर सके। मैं हमेशा कहता हूं कि हमने बहुत तहरीक चलाई, हमने बहुत मेहनत की। मैंने अभी एक अपने सहाफ़ी भाई को जब बात कर रहा था तो मैंने अपनी गलतियां भी तस्लीम की, और मैं ये समझता हूं कि हमसे ज़्यादा इस कौम के लिए अगर कोई करके गया तो वो शाह अहमद दुरानी साहब थे, वो प्रोफेसर गफूर साहब थे, वो रईस अमरोवी साहब थे। आज ये जो टिसोरी गवर्नर हाउस में बराजबान है ना, ये उस मुआहिदे की वजह से हैं जो रईस अमरोवी साहब ने किया था। उस मुआहिदे की वजह से हैं जो मौलाना नूरानी ने किया था, जो प्रोफेसर गफूर साहब ने किया था। आपने कौन सा कोई कॉन्क्रीट काम इस कौम के लिए किया? हम 100% बेहुदा मुतालबे को रद्द करते हैं कि वफाक के हवाले कर दिया जाए, जो अपना निज़ाम खुद नहीं चला सकता। मैं
आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि जो के इलेक्ट्रिक के छोटे सा के इलेक्ट्रिक के क्या बिजली के जो पूरे पाकिस्तान में सारिफीन हैं, उनके ऊपर फिर जुल्म किया। पहले कहा गया कि आप सोलर ले लीजिए और सोलर को नेट मीटरिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, नेट मीटरिंग, ग्रीन मीटर ले लीजिए। आप जो बिजली पैदा करेंगे वो ग्रिड में चली जाएगी और उतने यूनिट आप कंज्यूम करेंगे तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो एक्सेस आप अपना यूनिट यूज़ करेंगे उसके आप पैसे देंगे। और अगर आपने उससे कम यूनिट यूज़ किए तो के इलेक्ट्रिक आपके वो रिजर्व रखेगी, महफूज हैं आपके वो यूनिट। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी कारोबार की नीयत से भी कि वो अपने घर के ऊपर सोलर लगाएंगे तो उस सोलर से जो बिजली पैदा होगी वो उनके ग्रिड में चली जाएगी और हमारे यहाँ हम बिजली फ्री इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा यूनिट होंगे तो हम दे देंगे उनको। आपने अपने उस कमिटमेंट से बिट्रे किया और आपने थोड़े ही दिन के बाद आपने धोखा दिया आवाम को, उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आप कह रहे हैं कि कोई नेट मीटरिंग नहीं होगी, बल्कि आपके जो यूनिट जमा होंगे वो जमा होंगे और जो आप इस्तेमाल करेंगे उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो रेट आपने तय किए। फिर उसके बाद आपने जुल्म ये किया कि जो छोटे सारिफीन हैं उन पर जो 100 यूनिट यूज़ करते हैं, जो 200 यूनिट यूज़ करते हैं, जो 300 यूनिट यूज़ करते हैं, उनको आप पहले सब्सिडीज़ दिया करते थे। अब आपने उन पर फिक्स चार्जेस कर दिए, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये। और ये तमाम सब्सिडीज़ आप विड्रॉ करके आप सनतकारों को दे रहे हैं। आप इससे पहले जो आपने मुआहदे किए थे, जो क्या कहलाते हैं, APPs, जी जी, IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आपने इनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए अपने मफाद के लिए किए। 1200 अरब रुपया सालाना जो है वो बगैर बिजली पैदा किए हुए ये सारे के सारे लोग ले रहे थे। इसमें ये सब हिस्सेदार थे, सारे गवर्नमेंट के लोग हिस्सेदार हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े इदारे हिस्सेदार हैं। आप लोगों का खून चूस रहे हो। 1200 अरब एक साल के अंदर जो है वो बिजली पैदा किए बगैर इन IPPs को अदायगी की गई है। अगर ये अदायगी रोक लेते तो आप ये 100 यूनिट और 200 यूनिट वालों के ऊपर आप फिक्स चार्जेस लगाते। आप अपनी आवाम को कुचल रहे हैं, आवाम का खून चूस रहे हैं। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस किस्म के इक़दाम जो जिस पर आप प्रोसेस में हैं उसको फौरी तौर पर रोका जाए, इसलिए कि ये एक जो एतमाद साजी है वो आपकी ख़त्म हो रही है। जब आप अपने मुल्क के शहरियों के साथ रोज़ाना पॉलिसीज़ तब्दील करते हैं तो आप फिर ये ढंढोरा पीट रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ से MOUs पे साइन कर दिए, इतनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है और इतनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। रोज़ाना आपका कर्जा बढ़ रहा है और आपकी लिक्विडिटी के अंदर इजाफा होने की बजाय उसमें कमी आई। आप मुस्तकिल उस पार्क किए हुए पैसे को अपनी लिक्विडिटी के अंदर काउंट कर रहे हैं जो वक्ती तौर पर किसी ने रखे। अभी आपने 2 महीने के लिए अरब ममालिक का जो $2 अरब आपके पास रखा हुआ था, 6% के ऊपर आपने 2 महीने के लिए उसको आपने एक्सटेंड करवाया। मुल्क की मईशत तबाह कर रहे हैं आप। जब तक इस मुल्क में आप अदलिया को आज़ाद नहीं करेंगे कि वो किसी भी शख्स की दादरसी कर सके इंडिपेंडेंटली, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर तरक्की के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। कम तो हो गए थे कि आप बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसी वजह से कि आपकी पॉलिसी में मुस्तकिल मतलब उसको आप उसमें कांस्टेंट आपकी पॉलिसी नहीं है। आप रोज़ाना पॉलिसी चेंज करते हैं, आपने अपनी आवाम के साथ की। इसी तरह आप रोज़ाना टैक्स के अंदर रोज़ाना तब्दीलियाँ करते हैं। यहाँ पर कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है। और ज़ाहिर है जब पॉलिसी बनाने वाले, जिस तरह मैंने कहा कि वफाक न अहल लोग आप और आपका वफाक पूरा का पूरा 19 गैर मुल्की शहरी चला रहे हो, तो ज़ाहिर है उनको इस पाकिस्तान से क्या हमदर्दी होगी। वो दूसरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ये पाकिस्तान को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैं ये जो आपने जो सोलर के ऊपर जो पॉलिसी आप बनाने जा रहे हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से कहता हूँ कि इसको फौरी तौर पर आप
ख़त्म कीजिए। ये IPPs खिसारे में जा रहे हैं और बिजली पैदा करने वाले इदारों को नुकसान हो रहा है, सब ढोंगे। जब बिजली पैदा किए बगैर आप 1200 अरब उनको दे रहे थे तो उस वक्त उनको कभी ख्याल नहीं आया कि हमने पैदा ही नहीं की बिजली और हम पैसे ले रहे हैं। और आज वो अपना नुकसान शो करके आपके ऊपर जो है वो दबाव डालते हैं और आप हुकूमत अवाम का खून चूस कर उनका पेट भरने के लिए तैयार है। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिंध गवर्नमेंट को बहुत सारे इदारे पहले दिए जा चुके। हर मर्तबा जब कोई हादसा होता है बुनियाद बनाकर उसको महाजिरों को मुलाजमतों से हटा दिया जाता है। बहाने होते हैं ना। लियारी के अंदर बिल्डिंग गिरी, आपने SBCA के महाजिर अफसरान का सबका आपने इंक्वायरी बिठा दी और उनकी गिरफ्तारियाँ की गई। बाकायदा 9 अफराद SBCA के महाजिर अफसरान को गिरफ्तार किया गया और मुअत्तल कर दिया। इन अफसरान को मुअत्तल करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी इदारे के बंदे को किसी दूसरे इदारे के अंदर नहीं भेजा जा सकता। यही वजह थी कि बहुत सारे लोग जो उरूज का वक्त था, जिस वक्त मेयर जो है वो वसीम अख्तर हुआ करते थे या फारूक सत्तार हुआ करते थे, KMC के लोगों को ऑन डेपुटेशन KDA में भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद KDA से उन तमाम अफसरान को KMC में भेजा गया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की मौजूदगी में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों को लाके तैनात कर दिया। मुझे बताइए, एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक अलग इदारा है इंडिपेंडेंट, और एक डेवलपमेंट इदारा है। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों को लाके आपने SBCA के अंदर तैनात कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। हर मर्तबा आप किसी भी हादसे को बुनियाद बनाकर यही करते। अभी जो हादसा हुआ इसमें आपने जैदी साहब महाजिर थे, एक कॉम्पिटेंट अफसर था, आपने उसको उठा के आउट कर दिया सिर्फ इसलिए कि इस हादसे को बुनियाद बनाकर किसी को बकरी का कुर्बानी का बकरा बनाना था, महाजिर अफसर बना। उसके बाद आपने दोबारा से कंट्रोल अपने लोगों का करवा दिया। आज सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड को पूरी उस हादसे की जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड पर डाली जा रही है कि फायर ब्रिगेड की नाअहली थी, फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंचा, फायर ब्रिगेड का कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब इन सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर मेरे पास सिंध गवर्नमेंट का लेटर है कि उसके ऊपर बाकायदा वर्किंग शुरू कर दी गई कि आप बल्दिया के इस इदारे को, फायर ब्रिगेड को, बजाय इसके कि वेल इक्विप्ड करें, उसको फंड जारी करें, उसकी गाड़ियां आप लाके उसको दें, उसके अंदर अच्छे कॉम्पिटेंट लोग भर्ती करें इस शहर के, या उनकी ट्रेनिंग करवाएं। आपने ये फैसला कर लिया कि इसको 112 के मातहत कर दिया जाए। वो 112 जो सिंधी अफसरान की ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करने के काम आती, उस 112 इदारे जो बना हुआ है यहाँ पर, फायर ब्रिगेड उसके मातहत कर दी जाए ताकि वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत हो जाए, लोकल गवर्नमेंट से हट जाए। अगर फायर ब्रिगेड को सिंध गवर्नमेंट के मातहत करने की साजिश नहीं रोकी और सिंध गवर्नमेंट के मातहत करने की कोशिश की तो ज़ाहिर है इसके ऊपर KMC के लोग भी एहतजाज करेंगे और KMC के लोग साथ मिलके इस शहर के लोग एहतजाज करेंगे और KMC के अंदर इस किस्म के इक़दाम की कोई सपोर्ट नहीं की जा सकती। एक और ज़रूरी बात कि अब ये दानिस्ता तौर पर हुआ है या गैर दानिस्ता तौर पर, लेकिन अभी कोई प्रोग्राम शायद मुतहदा करने के लिए जा रही है और जो शहर में बैनर लगे हैं वो पैनाफ्लेक्स हैं। और पैनाफ्लेक्स ज़ाहिर है कि प्रिंटिंग में बड़े पैमाने पर बनते हैं और वो पैनल पूरे शहर में लगे हैं, जिसमें जो पार्टी का लोगो है, जो मोनोग्राम है, वो महाजिर कौमी मूवमेंट का लगा हुआ है। अब उन्होंने वो अवाम को धोखा देने के लिए लगाया है या उनसे गलती हुई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे अवाम में गलतफहमी पैदा हो रही है कि महाजिर कौमी मूवमेंट भी इस अमल में शरीक है। तो मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि जो कुछ अभी होने जा रहा है कराची बचाओ के नाम पर कोई प्रोग्राम, क्योंकि मैं ज़ाहिर इन तमाम चीज़ों के का मुखालिफ हूँ। मैंने आपसे कहा है कि कराची बचाने के लिए अगर संजीदा होते तो ये असम्बली में जरदारी के हक़ में वोट नहीं डालते। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। तो मैं ये वजाहत भी करना चाहता हूँ कि जो मोनोग्राम छपा है शायद उनसे गलती से छपा है,
अवाम में ये तासुर जा रहा है। कई लोगों ने फ़ोन किए यहाँ हमारे साथियों को कि क्या महाजिर कौमी मूवमेंट उस प्रोग्राम में शरीक होगी। महाजिर कौमी मूवमेंट का उस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये उनसे मेरा ख़्याल है कि गलती हुई है। मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता कि उन्होंने दानिश तौर पर किया, लेकिन उस प्रोग्राम से महाजिर कौमी मूवमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। महाजिर कौमी मूवमेंट आज आपके सामने ये भी बताना चाहती है कि इंशाअल्लाह ताला जो इस शहर के अंदर नारे लग रहे हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, कराची को सूबा बना दो, तो ये सब चीज़ें मैं क्योंकि महाजिर दुश्मनी में काउंट करता हूँ और मैंने बरमला इस बात का इजहार किया है कि ये पंजाब की अशराफिया की ख्वाहिश है, ये महाजिर कौम की ख्वाहिश नहीं है। महाजिर कौम कैसे मुतहम्मिल हो सकती है कि वो अपनी कौम को तीसरी बार तकसीम करा दे। एक बार तकसीम हुई जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान सब जानते हैं कि तहरीक उन इलाकों में चली जो आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर तहरीक नहीं चली। यहाँ तक के पंजाब से मुस्लिम लीग को जो इलेक्शन हुए थे 1930 के गालिबन, तो उसमें एक सीट मिली थी, एक सीट। यानी पंजाब की अवाम ने मुस्लिम लीग के उस मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन चाहिए, उस मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की थी। इसके बरक्स अलीगढ़, दिल्ली, यूपी, सीपी, आगरा, बिहार, बांग्लादेश कह रहा हूँ, बांग्लादेश तो उस वक्त नहीं था, बंगाल, इन इलाकों में तहरीक चली, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। और जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर है हिजरत एक नेचुरल एक ज़रूरत थी, अमल था कि भाई ज़ाहिर है जो मुल्क हमने बनाया हम वहाँ जा रहे हैं। हिजरत का अमल कुछ दिन चला है और उसके बाद बाकायदा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि जो लोग वहाँ हैं वो वहाँ की हुकूमत के वफादार बन के रहें। बहुत दुख हुआ ये जब पढ़ा कि कायद आज़म ने उस वक्त ये कहा कि वहाँ के वफादार बन के रहें। इसमें कोई इबाहम नहीं है राना साहब, ज़ाहिर है ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था 1954 में, जिसमें लियाकत अली ख़ान ने कहा था कि अब कोई पाकिस्तान में आएगा तो वो इंडिया का पासपोर्ट लेकर आएगा। यानी इसका मतलब है पहले इंडिया की शहरियत लो। तो भाई अगर इंडिया की शहरियत लेनी थी, अगर उनका वफादार बनना था, तो यहाँ से जाकर वहाँ तकरीरें करके पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और बर्र-ए-सग़ीर के 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलग वतन चाहिए, ये धोखा क्यों दिया था? पहली तकसीम उस वक्त हुई जब आपने इंडिया से लोगों की हिजरत रोकी। दूसरी तकसीम उस वक्त हुई जब पाकिस्तान मुश्किल में था और जमात इस्लामी ने अलबदल शम्स बनाई। और ज़ाहिर है जमात इस्लामी किसकी बी टीम है सबको पता है। उन्होंने अलबदल शम्स बनाई और वहाँ पर फ़ौज के शाना बशाना हमारे लोग जो उर्दू बोलते थे बंगालियों के ख़िलाफ़ लड़े और अपने मुल्क को बचाने की कोशिश की। मुल्क को बचाने की कोशिश का नतीजा ये है कि वहाँ पर जब पाकिस्तान नहीं बच सका और पाकिस्तान तकसीम हो गया तो सब लोग वापस आ गए, सबको पता है। लेकिन आपने वहाँ पर भी हिजरत का अमल रोक दिया और आपने महसूलीन मशरक़ी पाकिस्तान जो रेड क्रॉस के कैंपों में उनको बाकायदा कहा कि वहाँ के वफादार बन के रहे। तो दूसरी मरतबा तकसीम हो गया। आज भी वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, राने दरगाह हुए हुए हैं, यारो मददगार वहाँ पड़े हुए हैं। दूसरी मरतबा तकसीम हुई। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कराची में आप कराची को सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस सिंध के इलाकों में चाहे वो खैरपुर हो, चाहे वो शिकारपुर हो, चाहे वो शाहपुर चाकर हो, चाहे वो मीरपुर ख़ास हो, चाहे वो नवाबशाह हो, चाहे वो टंडो आदम हो, चाहे वो टंडो लयार हो, टंडो जाम हो, ये सारे वो इलाके हैं ना जो महाजिरों के इलाके हैं। आप अगर कराची को सूबा बनाने की बात करते हैं तो अपनी कौम को तीसरी मरतबा आप तकसीम करेंगे, मैं नहीं होने दूंगा। अगर वफाक नए सूबों को ज़रूरत समझता है तो वाज़े तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके ज़रिए वफाक से ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो नए सूबों की क्रिएशन को इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी समझते हैं। अगर सूबे बनाना आपके इख्तियार में है, आप कुदरत रखते हैं और आप सूबा बनाना चाहते हैं, तो सिंध के अर्बन एरियाज़ पर जो भुट्टो ने तकसीम की थी, अर्बन एरियाज़ पर मुश्तमिल सूबा होना चाहिए और लसानी बुनियाद पर होना चाहिए। मैं इंतज़ामी यूनिट को नहीं मानता। पंजाब पाकिस्तान बनने से आज तक पंजाबी होने के नाते इक़्तिदार को एंजॉय कर रहा है।
सिंधी सिंधी होने के नाते आज तक अपने इक़्तिदार को इंजॉय कर रहा है। और अब अगर नए सूबे बनने हैं तो छोटी कौमियतें जिनमें एहसास महरूमी है, चाहे वो महाजिर हो, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो हज़ारा बेल्ट हो, कौमियत की बुनियाद पर, लसानी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं, ये कोई गुनाह नहीं है। इसलिए कि छोटी कौमियतों में जब एहसास शराकत पैदा होगा, अपने वसाइल पर उनका इख्तियार होगा, हुकूमत में उनका इख्तिदार में उनका हिस्सा होगा, तो ये मुल्क मुस्तहकम होगा। हम कराची को सूबा बनाने के मुखालिफ हैं और मुखालफत करते हैं, और हम ये मुतालबा करते हैं उन लोगों से जो ये कुदरत रखते हैं कि सूबे बनने चाहिए। जब सूबा बनना चाहिए तो सराइकी बेल्ट पे बनना चाहिए, अर्बन एरियाज़ पे बनना चाहिए, महाजरों के लिए बनना चाहिए, सराइकियों के लिए बनना चाहिए, हज़ारा के लोगों के लिए बनना चाहिए, पोठवारों के लिए बनना चाहिए। सारी बड़ी कौमियतों ने अब इक़्तिदार को एंजॉय किया, छोटी कौमियतों को भी इक़्तिदार को एंजॉय करना चाहिए। मैं अपने इस मौक़िफ़ की हिमायत में और इस मौक़िफ़ की मुखालफत में कि जो लोग ये बेहुदा नारे लगा रहे हैं कि कराची को वफाक में दे दो और कराची को फ़ौज के हवाले कर दो, भाई तेज़ से तो यहाँ रेंजर्स ऑलरेडी मौजूद है ना। मतलब आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे चौकों पे टैंक लगा के हवाले किया जाए? यहाँ अमन व अमान कायम होना चाहिए। और फ़ौज के हवाले करने का मकसद क्या है? मतलब फ़ौज का अपना एक किरदार है, और ज़ाहिर है फ़ौज का सब एहतराम करते हैं, फ़ौज का अपना एक किरदार है। उसको सियासत में क्यों घसीट रहे हो कि कराची फ़ौज के हवाले कर दो? क्यों कर दो फ़ौज के हवाले? उसके पास और जिम्मेदारियाँ कम हैं क्या? बलूचिस्तान में अनारकी है, खैबर पख्तूनख्वा कंट्रोल में नहीं है, दुश्मन आपके बॉर्डर्स के ऊपर बैठकर इन लोगों की जो मुल्क में इंसर्जेंसी के बाइस बन रहे हैं, उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। फ़ौज के पास और कोई काम नहीं है कि उन्हें आप ये कराची हवाले कर दो। ये सब बेहुदा नारे हैं। अगर ये सब नारे लगते रहे तो महाजर कौमी मूवमेंट रमज़ान के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमने आपस में मरकज़ी कमेटी ने तय किया है, और तमाम यूनिटों को ये हिदायत कर दी गई तमाम जोन में कि रमज़ान भर के अंदर वो राब्ता मुहिम जारी रखेंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि इसका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। और ये नारे वो लोग लगा रहे हैं जो मजबूर हैं, जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है और वो पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए ना कि फ़ौज के हवाले कर दो, वफाक के हवाले कर दो, इस नारे की शिद्दत में कमी क्यों आई? बंद क्यों हो गया? लगाते यही नारे मुस्तकिल बुनियादों पर। अगर ये पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी था, इस कराची के लिए ज़रूरी था, तो ये नारा क्यों ख़त्म हो गया? मतलब 2 मिनट में आपकी कॉन्फ्रेंस के जो मतन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ आप कराची के मुस्तकबिल पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अचानक जो है वो हुक्म पर जो है वो कराची के मुस्तकबिल की बजाय कराची के तालीम का मुस्तकबिल आ जाता है। तो आपकी तो कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है, आपकी अपनी नहीं है। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ज़ाहिर है कि मैं ये फ़ैसला कर चुका, अपनी आवाम के साथ हम राब्ता मुहिम शुरू करेंगे रमज़ान में। और रमज़ान के फॉर्मेट, रमज़ान में जोन अफ्तार पार्टियाँ और सहर पार्टियाँ अरेंज कर रहा है, जिसमें ये सारे मामलात को हम डिस्कस करेंगे। और रमज़ान के बाद हम राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इस कराची का तारीख़ का बड़ा तरीन जलसा इसके फ़ौरन बाद हम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें अवाम ये बताएगी कि वो किसके मौक़िफ़ की हिमायत करती है। और मैंने अभी एक बात कही थी कि इलेक्शन के नताइज की बुनियाद पर किसी की मकबूलियत या किसी मौक़िफ़ की हिमायत, इसकी कोई दलील इलेक्शन के नताइज नहीं है। इसलिए कि इलेक्शन के नताइज दुनिया को पता है कि कमरों में बनते हैं, अवाम के वोटों से नहीं बनते। ये परसेप्शन मुस्तकिल अवाम के जहनों में कायम है, और इस चीज़ को तब्दील होना चाहिए इस पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए।